यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB-PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सी टेट, एच टेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे एनवीएस, केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सभी जानते हैं इवैल्यूएशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो में हमने असेसमेंट और इवैल्यूएशन के टूल्स और टेक्निक्स को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CCE की, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है। चाहे आप सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर जगह आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CCE का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं, इसका पर्पस, इंपॉर्टेंस क्या है, CCE के की फीचर्स, की कंपोनेंट्स कौन कौन से रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि CCE को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, जब CCE को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं और उन चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं CCE का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं? तो कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम है, यानी कि स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बताया गया है कि भाई बच्चे को जब इवैल्यूएट किया जाए तो उसमें सिर्फ बच्चे के एकेडमिक्स यानी कि उसकी सिर्फ पढ़ाई लिखाई को ही इवैल्यूएट नहीं करना है, बल्कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, वो सारी चीजें इवैल्यूएशन के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है? एजुकेशनल इवैल्यूएशन सिस्टम है। देखिए, CCE की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। पहले इनको हम समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो इवैल्यूएशन असेसमेंट है वो लगातार होते रहना चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, सिर्फ एकेडमिक्स पर ही फोकस नहीं करना है, थ्रू आउट द ईयर वो क्या क्या कर रहा है उसको लगातार असेस करना। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि व्यापक। ठीक है, यानी कि बच्चे की सिर्फ एकेडमिक्स पर ही फोकस नहीं करना है कि भाई बच्चा पढ़ाई लिखाई में कैसा है, सिर्फ उसको ही असेस नहीं करना है, उसको ही इवैल्यूएट नहीं करना है, बल्कि दूसरे एस्पेक्ट, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल एस्पेक्ट्स को भी मेजर करना है, इवैल्यूएट करना है। ठीक है, यानी कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है कि भाई बच्चे की सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही नहीं देखना है, पूरे साल बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ डांस में, म्यूजिक में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो सबको मेजर करना है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन का मतलब variety of tools and techniques are used to assess and evaluate the students progress, यानी कि पिछली वीडियो में हमने बहुत तरह के टूल्स और टेक्निक्स को डिस्कस किया था। तो डिफरेंट टाइप के टूल्स और टेक्निक्स का प्रयोग करके बच्चों की प्रोग्रेस को मेजर करना, इवैल्यूएट करना, असेस करना। आई होप CCE का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ आया होगा। CCE का एम क्या है? टू असेस द स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, यानी कि थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, सभी एस्पेक्ट्स को मेजर करना है। CCE इवैल्यूएट्स द स्टूडेंट्स एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स, यानी कि CCE का पर्पज क्या है कि भाई बच्चे के सिर्फ एकेडमिक्स को ही मेजर नहीं करना है, नॉन एकेडमिक को, स्कोलेस्टिक स्किल्स को भी मेजर करना है। ठीक है, तो CCE के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? फॉर्मेटिव, सबमेटिव, स्कोलेस्टिक, पोस्ट स्कोलेस्टिक और लाइफ स्किल असेसमेंट्स, ये सारे तरह का असेसमेंट आ जाएगा। भाई बच्चे का जो इवैल्यूएशन है वो
कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका समेटिव इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, फॉर्मेटिव थ्रू आउट द ईयर भी होना चाहिए, साल के लास्ट में भी उसको इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। उसकी स्कॉलेस्टिक, उसकी पढ़ाई लिखाई का, उसकी पोस्ट स्कॉलेस्टिक स्किल्स क्या क्या है उनको भी मेजर किया जाना चाहिए, और लाइफ स्किल्स का भी असेसमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। आई होप सीसीई का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में कि भाई सीसीई की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, कैसे इसको शुरू किया गया था। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन आई थी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में, यानी कि एनपीई 1986 में इसको रिकमेंड किया गया था कि भाई ये एक इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसा हो सकता है ताकि बच्चों के ऊपर जो एग्जाम का स्ट्रेस है, जो बच्चे प्रेशर ले लेते हैं एग्जाम का, वो उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद इसी का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना था उसमें भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में इसको रिकमेंड किया गया है। इसके बाद एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2005 में आया था, उसमें क्या कहा गया था सीसीई के बारे में कि भाई इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए, लेकिन इवैल्यूएशन सिर्फ एकेडमिक्स का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पोस्ट स्कॉलस्टिक एरियाज हैं, पोस्ट स्कॉलस्टिक का मतलब जो दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं बच्चे की, जो दूसरी एक्टिविटीज में बच्चा पार्टिसिपेट करता है, उसकी लाइफ स्किल्स, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सब का भी इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। अब आरटीई एक्ट, यानी कि आरटीई एक्ट 2009 में क्या कहा गया था, इसमें इसको मैंडेटरी किया गया था। कहां पर मैंडेटरी कब किया गया था, आरटीई एक्ट 2009 में इसको मैंडेटरी कंपलसरी करने की बात कही गई है। और कहां किस सेक्शन में बात की गई है, सेक्शन 29 के भाग 2 में इसको मैंडेटरी कंपलसरी करने की बात की गई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आरटीई एक्ट में एजुकेशन की 38 धाराएं हैं, तो कहां पर की गई है, 29 सेक्शन 29 के भाग 2 में इसको मैंडेटरी कंपलसरी करने की बात की गई है। अब बात आती है कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, कहां किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए सीबीएसई के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। सबसे पहले 9th क्लास के बच्चों पर सीबीएसई के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद ये 6 से लेके 10 तक के बच्चों तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइंस की अगर हम बात करें तो इनिशियल इंट्रोडक्शन यानी कि 2009 में क्लास 9 के बच्चों पर सीबीएसई के द्वारा किया गया था, और पूरे देश में यानी कि ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस क्लास 6 to 10 सभी क्लासेस के लिए, 6 से लेके 10 क्लासेस के लिए इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था, पूरे देश में कब लागू किया गया था। तो जब आरटीआई इफेक्ट में आई थी 2010 1 अप्रैल, कौन सी तारीख थी, 1 अप्रैल 2010, जब आरटीआई इफेक्ट में आई थी उसी दिन सेम डेट और सेम डे से इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। पूरे देश में कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 से, और सभी क्लासेस के लिए 6 से लेके 10 क्लासेस के लिए। तो सीसीई की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सीसीई के कुछ कंपोनेंट्स कह सकते हैं या की फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। यानी कि इसमें किस तरह के असेसमेंट, किस तरह की इवैल्यूएशन की बात की गई है, कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन से की फीचर्स हैं। तो इसमें फॉर्मेटिव, सबमेटिव, स्कॉलेस्टिक, स्कॉलेस्टिक और लाइफ स्किल असेसमेंट की बात की गई है, ठीक है। यही इसकी की फीचर्स है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि भाई बच्चे का थ्रू आउट ईयर असेस करना है उसको, ठीक है। दिस इन्वॉल्व द इवैल्यूएशन ऑफ अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द ईयर एंड इज कंडक्टेड थ्रू क्विज, क्लास टेस्ट, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स एंड अदर इनफॉर्मल असेसमेंट्स। यानी कि बच्चे को पूरे साल वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर वो क्या क्या कर रहा है उसका असेसमेंट करना, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके लिए टीचर क्विज का प्रयोग कर सकती है, क्लास टेस्ट दे सकती है, कुछ असाइनमेंट बच्चे को दे सकती है, प्रोजेक्ट दे सकती है, इसके थ्रू पूरे साल बच्चा क्या क्या कर रहा है, ठीक है, उसको असेस करना। ये क्या है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है, क्यों करना चाहिए, ताकि बच्चे की जो इंप्रूवमेंट के एरियाज है, भाई कहाँ पर उसको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, साथ साथ बच्चों को पता चल जाता है। जब टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है तो बच्चा कहाँ पर वीक है उसको फीडबैक देती है, तो बच्चे को पता चल जाता है, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट के जो एरियाज हैं वो बच्चे को पता चल जाता है, जहां पर उसको हेल्प की आवश्यकता है वो हेल्प उसको प्रोवाइड की जा सकती है, उसको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सकता है। इसके बाद है समेटिव असेसमेंट। देखिए समेटिव असेसमेंट क्या होता है, यानी कि दिस इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ ईच टर्म और एकेडमिक ईयर, यानी कि पूरे साल बच्चे ने क्या क्या किया वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और लास्ट में जब हम इवैल्यूएट करते हैं एग्जाम के थ्रू, ठीक है, पूरे साल के लास्ट में जब आपके पेपर लिए जाते हैं वो क्या होता है समेटिव असेसमेंट। तो इसका पर्पज क्या होता है, समेटिव असेसमेंट के द्वारा क्या पता चलता है, बच्चे का अचीवमेंट का लेवल पता चलता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर कोर्स में, किसी पर्टिकुलर कोर्स में बच्चे का अचीवमेंट लेवल क्या है, समेटिव असेसमेंट के द्वारा हमें पता चलता है, ठीक है, बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। नेक्स्ट की फीचर क्या है सीसीई का, स्कॉलेस्टिक एरियाज एंड पोस्ट स्कॉलेस्टिक असेसमेंट। देखिए बच्चे की सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही नहीं बल्कि पोस्ट स्कॉलेस्टिक एरियाज का भी असेसमेंट किया जाना चाहिए। स्कॉलेस्टिक एरियाज में क्या क्या आ जाएगा, यानी कि जितने भी आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ, साइंस, लैंग्वेज, सोशल स्टडीज, ये क्या है, ये एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं। स्कॉलेस्टिक एरियाज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बच्चा पढ़ाई लिखाई में कैसा है उसको तो मेजर करना ही करना है, उसको तो असेस करना ही करना है। इसके अलावा पोस्ट स्कॉलेस्टिक असेसमेंट यानी कि पोस्ट स्कॉलेस्टिक एरियाज में क्या क्या आ जाएंगे, बहुत तरह की एक्टिविटीज की भी, बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, अदर एक्टिविटीज जितनी भी होंगी वो किस में आ जाएंगी, पोस्ट स्कॉलेस्टिक एरियाज में। तो बच्चे का जो है मतलब होलिस्टिक तरीके से बच्चे को देखना है, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई को ही नहीं देखना है, और भी जो भी एक्टिविटीज बच्चा कर रहा है उन सबको भी इवेल्युएट करना है। नेक्स्ट की फीचर क्या है सीसीई का, लाइफ स्किल असेसमेंट, यानी कि लाइफ स्किल्स का भी असेसमेंट किया जाना चाहिए कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, सोशल स्किल्स किस तरह की है। तो लाइफ स्किल्स का जो मेन पर्पज है लाइफ स्किल्स असेसमेंट का वो है ये है कि ताकि बच्चे की प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ हो सके, क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, समाज में किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है, दूसरों के साथ किस तरह से बिहेवियर करता है, क्रिटिकली चीजों को सोचता है कि नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्व करता है, डिसीजन किस तरह से लेता है। तो ये सारी क्या है लाइफ स्किल्स हैं, इनका भी असेसमेंट किया जाना चाहिए कि बच्चे के अंदर ये है कि नहीं, क्योंकि ये उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सीसीई यानी कि कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की की फीचर्स या कंपोनेंट्स है कि भाई बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, पूरे साल उसको असेस किया जाना चाहिए, साल के लास्ट में भी उसका असेसमेंट किया जाना चाहिए, समेटिव इवैल्यूएशन उसका होना चाहिए, उसकी सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही नहीं देखना है बल्कि जो पोस्ट स्कॉलेस्टिक एरियाज हैं उनको भी असेस किया जाना चाहिए, और बच्चे की जो लाइफ स्किल्स हैं उसके अंदर हैं कि नहीं उनको भी असेस किया जाना चाहिए। तो ये की फीचर्स हैं सीसीई के। तो सीसीई के की फीचर्स कौन कौन से रहेंगे या हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो इनको हमने डिटेल में समझा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पर्पज क्या होगा सीसी का, या इंपोर्टेंस भी कह सकते हैं, पर्पज या इंपोर्टेंस क्या होगा। तो क्या पर्पज हो सकता है सीसीई का, प्रोवाइड अ होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के बारे में होलिस्टिक असेसमेंट प्रोवाइड करता है। भाई सीसीई के द्वारा बच्चों की सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बल्कि जो नॉन एकेडमिक स्किल्स हैं उनको भी असेस किया जाता है कि भाई बच्चे की नॉन एकेडमिक स्किल्स में बच्चे की स्किल्स, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, वैल्यूज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज आ जाएंगी, ठीक है, यानी कि एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक स्किल्स को भी असेस किया जाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करता है बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज अ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस के लिए इंक्रीज करता है। सीसीई के द्वारा बच्चे का क्या किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर बच्चा क्या कर रहा है लगातार उसको असेस किया जाता है। तो उससे क्या है कि भाई बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट के एरियाज है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर इंप्रूव किया जा सकता है, ताकि जो भी उसकी वीकनेस वाले एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई जब कर लिया जाएगा तो टीचर उनको फीडबैक प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस के लिए इंक्रेज करता है कि बच्चा पूरे साल क्या करता रहता है, सीखता रहता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ अ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सीसीई हेल्प द आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस एरियाज व्हिच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट एंड सपोर्टिंग देयर ग्रोथ। भाई जब बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है तो टीचर को पता चल जाता है कि इसके कौन कौन से स्ट्रेंथ एरियाज हैं, कहाँ पर बच्चा वीक है, तो बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा सकता है, जहां पर भी उसको सपोर्ट की आवश्यकता है
उसकी हेल्प की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, रिड्यूस स्ट्रेस रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। भाई जो एग्जाम का स्ट्रेस है उसको रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि सीसीई क्या कहता है कि बच्चे की सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करना है, बल्कि बच्चे की जो पोस्ट स्कोलेस्टिक एरियाज है उनको भी असेस करना है। ठीक है, तो इससे क्या है कि बच्चे के ऊपर जो एग्जाम का प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, उसको रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि बच्चे की सभी तरह की परफॉर्मेंसेस को यहाँ पर असेस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट द टीचर्स फीडबैक, यानी कि टीचर्स को फीडबैक देने के लिए भी फैसिलिटेट करता है। जब बच्चे को पूरे साल असेस किया जाता है तो टीचर को पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पर वीक है, कहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो टीचर किसी भी बच्चे को एडवाइस दे सकती है, उसको गाइड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी लर्निंग आउटकम्स रहेंगे, कि सीसीई क्या करता है, सीसीई हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्किल्स विच लीड्स टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि बच्चे के जो लर्निंग आउटकम क्या रहेंगे उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि पूरे साल के लास्ट में बच्चा क्या करता है उसको भी असेस किया जाता है। तो बच्चे के जो भी आउटकम्स रहेंगे वो बच्चा उस असेसमेंट के आधार पर, यानी कि समेटिव असेसमेंट की एक तरह से बात की गई है, सबमेटिव असेसमेंट के द्वारा जब बच्चे की मतलब पूरे साल का अचीवमेंट क्या है उसको जब असेस किया जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, तो बच्चे के जो लर्निंग आउटकम रहेंगे, जो भी वो अच्छा है कमजोर है, तो वो क्या कर सकता है, अपने लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव कर सकता है। तो सीसीई का पर्पज हम कह सकते हैं या इंपोर्टेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इसको हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की। भाई सीसीई को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जब सीसीई को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो पहला स्टेप क्या है, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि ये स्टेप क्या कहता है कि भाई जो टीचर्स हैं उनको सीसीई के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनके लिए ओरिएंटेशन अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ठीक है, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए उनके लिए, ताकि सीसी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स और कंपोनेंट्स हैं उनको वो समझ सके। नेक्स्ट स्टेप है करिकुलम एंड असेसमेंट डिजाइन, यानी कि करिकुलम और असेसमेंट का प्रारूप तैयार करना। भाई ये स्टेप क्या कहता है कि यानी कि सबसे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके लिए ओरिएंटेशन होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद है करिकुलम और असेसमेंट को डिजाइन करना, यानी कि जो करिकुलम डिजाइन किया जाए तो वो इस तरह से किया जाए ताकि वो सीसीई का जो फ्रेमवर्क है उसके साथ अलाइन कर सके। ठीक है, उसके साथ मैच होना चाहिए। इसके बाद जो असेसमेंट है उसके लिए क्या कहा गया है कि फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट को भी डेवलप किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स का न केवल एकेडमिक को मेजर किया जा सके, असेस किया जा सके, बल्कि जो पोस्ट स्कोलेस्टिक एरियाज हैं उनको भी असेस किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। देखिए पहला था ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाए जाए। उसके बाद करिकुलम और असेसमेंट को डिजाइन किया जाए। उसके बाद जो है जो भी करिकुलम और असेसमेंट डिजाइन किया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट करने के बाद साथ साथ उसको मॉनिटर किया जाए कि भाई बच्चों की प्रोग्रेस किस तरह से हो रही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा, सबमेटिव असेसमेंट के द्वारा बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फीडबैक एंड सपोर्ट। भाई इसमें क्या है कि जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मॉनिटर किया गया, तो जहां पर भी बच्चों को फीडबैक की आवश्यकता है उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जाए, और जहां पर भी उनको सपोर्ट की आवश्यकता है वो एडिशनल असिस्टेंट बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। तो सीसीई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 4 मुख्य स्टेप्स होंगे। अब बात आती है कि जब सीसीई को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज। भाई कोई भी चेंज को पसंद नहीं करता, वो उसको रोकने की कोशिश करता है। इनकी टीचर स्टाफ सब यही चाहेंगे कि भाई ये चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी न्यू इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क बनेगा उसको वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज की कमी रहती है। जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो जो एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, असेसमेंट टूल्स, जो कि ज्यादातर स्कूल्स में अवेलेबल ही नहीं होते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स की जो भी आवश्यकता होगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो वहां पर अवेलेबल नहीं होता है स्कूल्स में, सभी स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं कुछ को तो नॉलेज ही नहीं होती है, कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं कि भाई सीसीई का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, तो कुछ को इंटरेस्ट ही नहीं होता है, कुछ को पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस रहेंगे जब सीसीई को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो सीसीई
सीसीई के इम्प्लीमेंटेशन में ये चैलेंजेस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो चैलेंजेस है इनको किस तरह से ओवरकम किया जाए, ठीक है, इनको कैसे रोका जाए, उनके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हो सकती है। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हो सकती है? इंगेजिंग स्टेक होल्डर्स, यानी कि स्टेक होल्डर्स का मतलब जो भी टीचर, पेरेंट्स, एजुकेटर्स हैं, जो भी स्टाफ है, उनको इंगेज किया जाए ताकि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अपना सपोर्ट प्रोवाइड करें और जो भी चेंज में अवरोध आ रहे हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, रेजिस्टेंस टू चेंज को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। इसके बाद है प्रोवाइड रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की कमी हो रही थी तो जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल होने चाहिए, प्रोवाइड किए जाए। नेक्स्ट क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उसको इम्प्रूव किया जाए। इसके बाद क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, यानी कि पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाए सीसीई के बारे में कि भाई ये एक अच्छा इवैल्यूएशन सिस्टम है, उसके बेनिफिट्स के बारे में उनको बताया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो ये चैलेंजेस को ओवरकम करने की स्ट्रेटेजीज हैं कि भाई सीसीई को जब इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को जब इम्प्लीमेंट किया जाए तो कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। तो उन चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है उसके लिए हमने यहाँ पर स्ट्रेटेजीज को भी डिस्कस। तो सीसीई का जो टॉपिक था उसको बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई, यानी कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है सीसीई का, नहीं की बात की गई है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। To identify the learning gaps of students and provide remedial measures, to reduce the burden of final exams on students, to promote holistic development of students, to eliminate the need for regular teacher student interaction। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा? ये ऊपर वाले तीनों ही आप देख रहे हैं, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव है सीसीई के। तो आंसर आपका क्या होगा? टू एलिमिनेट द नीड फॉर रेगुलर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, यानी कि जो रेगुलर टीचर्स और स्टूडेंट का इंटरेक्शन की जो आवश्यकता है उसको एलिमिनेट करना। भाई टीचर और स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन होना नहीं चाहिए, उसको खत्म कर देना। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीसीई इन स्कूल्स, यानी कि सीसीई को जब स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो स्कूल में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सिर्फ प्रिंसिपल, ओनली द प्रिंसिपल, ओनली द टीचर्स, बोथ द प्रिंसिपल एंड टीचर्स, द गवर्नमेंट? तो स्कूल में जब सीसीई को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो टीचर और स्कूल का स्टाफ यानी कि सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पोर्टफोलियो इन सीसीई, यानी कि सीसीई में पोर्टफोलियो का क्या पर्पज है? पोर्टफोलियो क्या होता है ये हमने टूल्स और टेक्निक्स में डिस्कस किया था, ठीक है। टू स्टोर स्टूडेंट्स ग्रेड्स, to showcase students achievements and progress, to compare students with each other, to assess students learning gaps। तो पोर्टफोलियो क्या करता है? यानी कि स्टूडेंट्स की जो भी अचीवमेंट और प्रोग्रेस है उसको प्रदर्शित करता है, उसको दिखाता है। टू शोकेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सीसीई, यानी कि इनमें से कौन सा सीसीई का कॉम्पोनेंट नहीं है? कौन सा नहीं है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस फीडबैक, स्टूडेंट अटेंडेंस। तो ये ऊपर वाले तीनों ही कंपोनेंट है, कौन सा नहीं है? स्टूडेंट अटेंडेंस, जो कि अभी हमने डिस्कस ही किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीसीई व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि सीसीई में फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या पर्पज है? टू असेस स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ अ यूनिट और अ कोर्स, टू ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओवर टाइम एंड प्रोवाइड फीडबैक, to rank students based on their performance, to determine whether students pass or fail a class, ठीक है। तो क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब थ्रू आउट द ईयर बच्चे की परफॉर्मेंस को असेस करना और उसको फीडबैक प्रोवाइड करना। टू ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओवर टाइम एंड प्रोवाइड फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा एग्जाम्पल होगा? इनमें से एक एग्जाम्पल फॉर्मेटिव असेसमेंट का है, वो आपको बताना है। अ फाइनल एग्जाम एट द एंड ऑफ अ कोर्स, अ क्विज आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन अ टेक्स्ट बुक, अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, अ मिड टर्म एग्जाम। तो कौन सा होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट का? अ क्विज आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन अ टेक्स्ट बुक, यानी कि साथ साथ टीचर बच्चों को चेक कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सीसीई, यानी कि इनमें से सीसीई का इम्पोर्टेंट फीचर कौन सा होगा? It is a one-time evaluation system. It evaluates only academic performance of students. It includes both formative and summative assessment. It is
कंडक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। तो क्या है इसका इंपॉर्टेंट फीचर, यानी कि ये क्या करता है, इसमें फॉर्मेटिव के साथ साथ समेटिव असेसमेंट भी इंक्लूड होता है, यानी कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के साथ ही इवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद इवैल्यूएशन का एक मैराथन वीडियो मैं लेकर आऊंगी जिसमें सारी की सारी वीडियोस इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।